हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है और आज हम बात करेंगे कि ट्रॉमा पेशेंट या पैरालिसिस पेशेंट या जो पेशेंट इन कोमा जो कोमा में जो पेशेंट होते हैं या जो लॉन्ग टर्म कोमा में जो पेशेंट होते हैं, जो बेहोशी में होते हैं, उनकी हम घर पे कैसे केयर कर सकते हैं डॉक्टर या किसी नर्सिंग स्टाफ की हेल्प के बिना। तो जैसा कि मैंने पुराने वीडियोस में आपको बताया है कि कोमा पेशेंट वो पेशेंट होता है जो कि काफ़ी टाइम तक नींद में रहता है, जो कि अपनी केयर खुद अपने आप नहीं कर सकता। या पैरालिसिस पेशेंट जो कि शायद बेहोश ना हो बट उसका एक साइड का हाथ या पाँव काम नहीं करता, कुछ केसेस में चारों भी हाथ पाँव काम नहीं करते, जिसको हम क्वाड्रिपेरालिसिस या क्वाड्रिप्लीजिया कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो कि अपनी खुद की देखभाल खुद नहीं कर सकते, जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनकी हम कैसे घर पे केयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी पेशेंट काफ़ी लंबे टाइम तक डिपेंडेंट रहते हैं और इतने लंबे टाइम तक इनको हॉस्पिटल में रखना या नर्सिंग होम में रखना प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं होता और फाइनेंशियली तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे कोमा पेशेंट या पैरालिसिस पेशेंट की जिनके गले में ट्रेकियोस्टोमी होती है। ट्रेकियोस्टोमी यानी गले में एक छोटा छेद करके एक नली डाली जाती है जिससे कि पेशेंट सांस लेता है, और एक दूसरा उसका फ़ायदा होता है कि उसकी वजह से जो मुंह का थूक है या सलाइवा है वो आपके फेफड़ों में नहीं जाता है, तो उसकी वजह से हम लोग ट्रेकियोस्टोमी डालते हैं। और काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सांस तो ले पा रहे हैं बट अपना खुद का थूक नहीं निगल पा रहे या कुछ खा पी नहीं पाते मुंह से। तो जब तक वो पेशेंट इस कंडीशन में ना आ जाए कि जब तक वो अपना थूक निगलने लायक हों, तब तक वो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब उनके गले में रहती है। अब जो जो कोमा पेशेंट्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की केयर ही है, और इसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीके से लाइफलाइन होती है ट्रॉमा पेशेंट्स की। तो सबसे पहली चीज़ की वो जो ट्यूब है, जो ट्रेकियोस्टोमी में प्रैक्टिकली भी आपको कोशिश करूँगा एक वीडियो बनाने की, उसकी केयर कैसे की जानी चाहिए। बट जो प्रैक्टिकली जो हमको देखना है कि वो ट्यूब कभी भी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें से सांस आता रहना चाहिए, जाता रहना चाहिए। अगर वो कभी भी ब्लॉक होगी तो वो एक इमीडिएट रीजन हो सकता है कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है उसके लिए। तो इसके लिए जब भी आप किसी कोमा पेशेंट को घर पे लेके जाने की प्लानिंग करते हैं या घर पे केयर करने की प्लानिंग करते हैं, और अगर उसको ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है या वो अपने सीक्रेशंस या ओरल सलाइवा वगैरह अगर वो निकल नहीं पा रहा है, तो आपको एक सक्शन मशीन ज़रूर रखनी है। सक्शन मशीन भी 2-3 तरीके की आती है, उसके ऊपर मैं कभी बाद में बात करूँगा। बट सस्ती या महंगी या मीडियोकर किसी भी तरीके की हाथ से मैनुअल सक्शन मशीन भी आती है, बिजली से चलने वाली भी आती है, लेकिन वो सक्शन एक्चुअली में उनकी लाइफलाइन है। वो सक्शन मशीन आपको ज़रूर लेना पड़ेगा। साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे कि SOS बेसिस पे अगर उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है तो आप ऑक्सीजन उनको लगा सकें घर पे। और मीनवाइल फिर अगर आपको लगता है तो फिर आप डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं या डॉक्टर को बुला सकते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ ट्रेकियोस्टोमी की केयर के बारे में। दूसरी चीज़, वो ट्रेकियोस्टोमी इतनी टाइट नहीं होनी चाहिए जिससे कि गर्दन की जो नसें हैं जिनसे ब्लड जा रहा है ब्रेन में वो बाधित हो, या आ रहा है ब्रेन से वो बाधित हो, और इतनी लूज़ भी नहीं होनी चाहिए कि वो निकल ही जाए। तो ये जब हम ट्रेकियोस्टोमी के बारे में, केयर के बारे में मैं आपको जब डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो उसके बारे में मैं दोबारा आपको बताऊंगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम, पेशेंट सांस लेता रहना चाहिए। अगर पेशेंट सांस ही नहीं लेगा तो उसकी तुरंत डेथ हो सकती है। तो ये पहला चीज़ था। सेकंड चीज़ है, पेशेंट की मोस्ट ऑफ द टाइम नाक के अंदर एक नली लगी होती है जिससे कि हम खाना देते हैं, जिसको हम जायल्स ट्यूब बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, या एक कॉमन भाषा में आप उसको गले की खाने की नली आप बोल सकते हैं। तो खाना उसको, क्योंकि हम नॉर्मल डाइट तो नहीं दे पाएंगे, रोटी सब्जी या राइस वगैरह तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि पेशेंट निगल नहीं पाता। तो जब तक पेशेंट निगल नहीं पाता तब तक हम वो नाक वाली नली, जिसको जायल्स ट्यूब कहते हैं, उससे हर 3 घंटे में या 2 घंटे में या 1 घंटे में, जैसे भी आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, उससे आपको खाना देते रहना है पेशेंट को। कैसे देना है उसके ऊपर मैं प्रैक्टिकली कोशिश करूँगा वीडियो बना के डालूँ। बट इम्पोर्टेंट ये है कि खाना देते रहना है। कम से कम कोशिश कीजिए कि 1500 से 2000 या 2500 ml के आसपास आप उनको डेली फीडिंग कराएं।
और खाने के साथ साथ में ये भी ज़रूरी है कि हर 1-2 दिन में, अगर 1-2 दिन में भी ना हो तो 2-3 दिन में कम से कम पेशेंट को पोटी भी होता रहना चाहिए, लेट्रिन भी होता रहना चाहिए। तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आप उनको डायपर पहना के रखेंगे, या अगर पेशेंट बेटर है, थोड़ा बेटर है, जो कि पोट इस्तेमाल कर सकता है तो बेड पान दे सकते हैं। और अगर थोड़ा पेशेंट बेटर है, चलने फिरने लायक है, तो आप उसको टॉयलेट में भी विद किसी समझदार व्यक्ति के साथ में, जो कि उनको संभाल सके, उनके साथ में भेज सकते हैं। बट लेकिन खाना और पायखाना दोनों का ही आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट को खाना खिलाते रहना है, और उनका लेट्रिन भी कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो 3 दिन में कम से कम 1 बार होना ज़रूरी है। अगर डेली होता है तो ये आइडियल है, 2 दिन में होता है तो अच्छी बात है, बट 3 दिन से ज़्यादा किसी भी पेशेंट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको मोशन नहीं हुआ या फ्लैटस पास नहीं हुआ। तीसरी चीज़, पेशेंट का कैथेटर, जो कि जैसे मैंने बताया खाना पायखाना, साथ के अंदर उनको पेशाब भी होता रहना चाहिए। अगर तो पेशेंट डायलिसिस डिपेंडेंट है तो बात अलग है। अगर पेशेंट की कोई पुरानी कोई किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, बट अगर पेशेंट अदरवाइज ठीक था, मतलब ऑपरेशन कोमा में जाने से पहले अगर वो ठीक ठाक था, तो उनका पेशाब भी हर घंटे के अंदर मिनिमम 50 ml के आसपास होना चाहिए, यानी दिन का करीब 1500 ml के आसपास उनका पेशाब होना चाहिए। 1200 तक भी चलेगा, मैं बोलूँगा 1000-1100 तक भी चलेगा, बट नॉट बिलो दिस। अगर उनको कम पेशाब हो रहा है तो फिर आपको चेक कराने की ज़रूरत है। अगर पेशेंट का हो सकता है, कई बार जो पेशाब कम होने का रीज़न है कि पेशेंट खाना ही बहुत कम खा रहा है, या आप लोग जो फीडिंग दे रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। अगर वो सफिशिएंट है फिर भी पेशाब नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि पेशेंट की कैथेटर की जो नली है, जो पेशाब की नली है, वो तो ब्लॉकेज नहीं है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अगर इन्फेक्शन पेशेंट को हुआ है, मान लीजिए फीवर अगर हुआ है, तो फीवर की वजह से यूरिन कम हो सकता है। ये सब चीज़ें आपको चेक करते रहना पड़ेगा। अगर तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पेशाब वगैरह ठीक ठाक हो रहा है, तो आप मैनेज करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर अगेन आपको नर्सिंग होम में या डॉक्टर को किसी को बुला के, या नर्सिंग स्टाफ को किसी को बुला के आपको वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी। तो ये तो 3 चीज़ें हुई, जो सांस से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, पेशाब से रिलेटेड, पोटी से रिलेटेड, जो कि एक इंसान की बेसिक नीड है। इनके बिना पेशेंट जिंदा ही नहीं रह पाएगा। किसी भी आदमी के जिंदा रहने के लिए पेशेंट को सांस लेते रहना है, खाना खाते रहना है, पानी पीते रहना है, पेशाब करना है, पोटी करना है, ये सारी चीज़ें। नाउ कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि बेड रिडन पेशेंट्स के अंदर, जो कि नॉर्मली एक चलते फिरते आदमी के लिए शायद उतनी इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन बेड रिडन पेशेंट में वो चीज़ें भी ज़रूरी हो जाती हैं, जैसे कि पोजिशनिंग। अगर पेशेंट 24 घंटे अगर बेड के ऊपर ही है, तो उसको भगवान ने जो हमारी बॉडी बनाई है उसको मतलब चलने फिरने के लिए, काम में लेने के लिए बनाया। अगर आप 24 घंटे अगर पड़े रहते हैं तो पीठ के ऊपर, बॉडी के ऊपर, हिप्स के ऊपर, पीछे की तरफ आपके घाव होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और बेड सोर या घाव अगर एक बार हो जाता है तो उसके अंदर बेड रिडन पेशेंट्स के अंदर उसको ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका नाम ही बेड सोर है। मतलब कि जब तक पेशेंट बेड से नहीं उठेगा वो ठीक नहीं होगा। और क्योंकि पेशेंट कोमा में है तो मीन्स उनको बेड से उठाना भी मुश्किल है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप बेड सोर होने ही ना दें या घाव होने ही ना दें। घाव ना होने दें, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हर 2 घंटे में या मैक्सिमम 3, या बिल्कुल ही अगर आपके पास मतलब हेल्प नहीं है तो एटलीस्ट 4 घंटे में कम से कम उनकी पोजीशन राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट करते रहें। कभी भी पेशेंट को एक साइड में या एक ही पोजीशन में नहीं सुलाना है। हर 2 घंटे में या 3 घंटे में या मैक्सिमम 4 घंटे में आपको पेशेंट की पोजीशनिंग चेंज करते रहना है। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसके लिए कुछ एयर मैट्रेसेस आते हैं, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, या वाटर मैट्रेसेस भी आते हैं, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आपका मीन्स बेड सोर होने के चांसेस कम होंगे। बट स्टिल वो लेने के बावजूद भी आपको पोजीशन तो कराना ही है। पोजीशनिंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको वो मेहनत आपको करते ही रहना पड़ेगा। किसी न किसी एक व्यक्ति को या नर्स को या रिलेटिव, कोई भी मतलब एक आदमी जो कि ठीक ठाक केयर कर सकता हो, उसको ये बेड सोर प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट की पोजीशनिंग हर 2 घंटे में या 3 घंटे में कराते रहना है। अगर एक बार बेड सोर हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको ट्रीट करना, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि उसके लिए सर्जरी भी लगेगी, उसके लिए हो सकता है वैक्यूम सक्शन भी लगाएं, सब कुछ ही करेंगे, बट अल्टीमेटली उसका ट्रीटमेंट है कि पेशेंट शुड नॉट बी बेड रिडन।
पेशेंट को बेड से उठना चाहिए उसको परमानेंटली ट्रीट करने के लिए। देन नेक्स्ट चीज़ आती है कि पेशेंट की लेग्स, जो कि नॉर्मली हम लोग जब चलते फिरते रहते हैं तो हमारा ब्लड क्या होता है कि चेस्ट मीन्स लेग से ऊपर और ऊपर से नीचे लेग की तरफ आता जाता रहता है। बट जो पेशेंट बेड रिडन होता है वहाँ पे काफ़ी टाइम तक पेशेंट क्योंकि चलता फिरता नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि खून का थक्का या ब्लड क्लॉट उनके पाँव में जम जाए। और जब वो ब्लड क्लॉट पाँव में जम जाता है और उसके बाद जब डिस्लॉज होता है तो फिर वो हार्ट, ब्रेन या कहीं पे भी जाके या लंग्स में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, या दोबारा स्ट्रोक भी हो सकता है या हार्ट अटैक का भी कारण बन सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमको कोशिश करना है कि हाथ पाँव को, लेग्स को हर 2-3 घंटे के अंदर उनको हिलाते रहें। हर जॉइंट्स का मूवमेंट, जैसे कि ये है, फिर ये है, फिर ये है, या फिर ये है, तो मीन्स कि हर तरीके का जॉइंट ऐसा ही पाँव के अंदर भी आप करेंगे तो जितना आप फिजियोथेरेपी करेंगे, एक तो उनका जॉइंट स्टिफनेस भी नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में उनके जॉइंट अटक जाएंगे ऐसा भी नहीं होगा, और दूसरा थोड़ा सा उनका ब्लड फ्लो भी बेटर होगा। और पाँव के लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस आता है जिसको आप किराए पे भी ले सकते हैं, या और अगर आपकी अच्छी अफोर्डेबिलिटी है तो ख़रीद भी सकते हैं, जो कि हर 15 मिनट के अंदर मीन्स पाँव को एक तरीके से एयर बैलून की तरह कंप्रेस करता है और फिर 15 मिनट बाद छोड़ता है। तो इससे डीवीटी होने के चांसेस या ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अगर पेशेंट ऐसा है जिसको कि दिमाग में ब्लीडिंग नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ ब्लड सप्लाई कम हो गई, जिसको इन्फार्क्शन बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, अगर उसकी वजह से पैरालिसिस है तो उस केस के अंदर आप ब्लड थिनर मेडिसिन भी दे सकते हैं, बट विद कंसल्टेशन विद डॉक्टर। अगर ये सब कुछ ही अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक सिंपल तरीका है, जो क्रैप बैंडेज आती है 100-200 रुपये की मार्केट में मिलती है, आप वो क्रैप बैंडेज को 2 घंटे पाँव में बांधेंगे, 2 घंटे निकालेंगे। कैसे करना है आई वुड ट्राई टू शो दिस इन नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़। तो वो टेक्निक से आप उनको बांधेंगे, हटाएंगे, और इस तरीके से करके मीन्स जो कह सकते हैं कि देसी जुगाड़ टाइप से वो आप करके कोशिश कर सकते हैं कि शायद उनका ब्लड क्लॉट उसमें फॉर्म ना हो। तीसरी चीज़ आती है जो बैक केयर। कोशिश ये करें कि हमेशा बैक, ये वैसे पोजिशनिंग में काफ़ी हद तक ये टॉपिक कवर हो गया कि बैक का एटलीस्ट 75% हिस्सा हमेशा ओपन टू एयर होना चाहिए। यानी जो नॉर्मली पेशेंट एसेस होता है, अगर मान लीजिए इसको मैं मुंह मानूँ, इसको लेग मानूँ, तो ऐसे सीधा ना सो के हमेशा पेशेंट या एसेस होना चाहिए या एसेस होना चाहिए, तो जिससे कि 75% ऑफ पेशेंट का जो हिस्सा है ये ओपन टू एयर रहे। अगर ये ओपन टू एयर रहेगा तो वो बेड के टच में नहीं होगा वो वाला हिस्सा, और एटलीस्ट उस 75% हिस्से के अंदर बेड सोर होने के चांसेस नहीं होंगे। 2 घंटे के बाद जब आप पोजीशन चेंज करेंगे तो अपोजिट साइड का अगेन 75% हिस्सा ओपन टू एयर होगा। तो इस तरीके से करके जितना हो सके कि मतलब जितना पार्ट बॉडी का बेड से कम टच हो या कम ड्यूरेशन के लिए टच हो, तो उतना हमें बेड सोर के लिए प्रिवेंट करने के लिए आसानी होगी। लास्ट चीज़ जो आती है वो है ओरल केयर या पेरिनियल केयर, जो भी प्राइवेट पार्ट्स की जो केयर है। तो उसके लिए आपको कोशिश ये करना है कि प्राइवेट पार्ट्स जितना ड्राई रहें, जितना कम मॉइस्चर में रहें, उतना अच्छा होगा। अदरवाइज़ वहाँ पे भी अल्सर हो सकते हैं, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक मतलब चीज़ यूटिलाइज नहीं होती। ओरल केयर अगर पेशेंट थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा मीन्स कमांड फॉलो कर रहा है, तो आप उनको गार्गल करा सकते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं तो जो एक हेक्साडिन माउथ वॉश आता है या एक नॉर्मल लिस्ट्रल माउथ वॉश, किसी भी माउथ वॉश से अगर डेली दिन में एक बार उसको करके, ब्रश तो नहीं यूज़ करना है बट कोई सॉफ्ट कॉटन से या उससे अगर करेंगे तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में आप कोशिश कीजिए कि एक नर्सिंग स्टाफ या एक कोई डॉक्टर आसपास का उसको उनका नंबर लेके रखें, जिससे कि इमरजेंसी के अंदर या तो वो आके देख सकें या आप उनको ले जाके दिखा सकें। जितनी भी चीज़ों की मैंने अभी तक नाम लिया है, ट्रेक्यूस्टोमी, जायस ट्यूब, कैथेटर केयर, पोजीशन, लेग केयर, ये सब मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों में इनके सब के एक छोटे छोटे वीडियो बना के कि प्रैक्टिकली इनको कैसे करना है वो मैं इसी चैनल पे डाल सकूँ और आप उनको देख के उनका लाभ ले सकते हैं। और आपका अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सवाल हो तो आप इसी चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।